हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंटिंग क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो आपका हिस्ट्री बुक चलता है, आपका जो इतिहास की दुनिया, इसका जो है आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के क्या है उत्तर करेंगे। वो भी चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दिया था, तो उसकी लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पे उपलब्ध है। वहाँ से आप जाके एसएसटी, संस्कृत, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और अदर जितने भी सब्जेक्ट क्लास 10 में चलते हैं उसकी पीडीएफ लिंक क्या है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में क्या आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहता है कि लगभग क्या है 60 शब्दों में उत्तर देना है। चलिए, प्रश्न कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इसका उत्तर देखिए, हमने लिखा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। देखिए 4 कारण हमने यहाँ पर लिखा है। पहला क्या था कि मध्यम वर्ग का शासन पर क्या था, असीम प्रभाव था, क्योंकि वहाँ क्या है जो मध्यम वर्ग थे वहीं पर क्या शासन पर अधीन थे। दूसरा क्या है, समाजवाद का प्रसार हो गया था उस टाइम। तीसरा क्या था, गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा था। चौथा कारण क्या था, लुई फिलिप की नीतियों, क्योंकि वहाँ जो लुई फिलिप था उसकी नीतियाँ क्या है लोगों को पसंद नहीं थी। इसी कारण 1848 के फ्रांसीसी क्रांति की क्या थे, यही सब क्या है 4 कारण थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। चलिए, इसको क्या है कि वर्णन करना है आपको, तो ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। तो देखिए, उत्तर हमने लिखा है कि ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या हुआ कि मतलब इटली के कुछ भागों पर आक्रमण हुआ, जिसमें क्या है सार्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट की क्या हो गई, पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया क्या था, इटली के सभी भागों पर क्या लगातार बार बार क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि सार्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनकी क्या हो गई, पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से क्या हुआ कि इटली में जनवादी आंदोलन को क्या हुआ, कुचल दिया गया। ठीक है, और मेजनी की हार हो गई। यानी क्या कि जब ऐसा ऑस्ट्रिया के द्वारा किया जाने लगा तो इटली में जनवादी आंदोलन जिसके क्या थे नायक मेजनी थे, वो भी क्या उनको भी कुचल दिया गया। मतलब उनको मारा नहीं गया, बल्कि उनके जो आंदोलन थे उनको क्या किया, रद्द कर दिया गया, यानी रोक दिया गया, जिसके कारण क्या हो मेजनी भी क्या हो, मेजनी की भी हार हो गई। और धीरे धीरे इटली में क्या हुआ, जन जागरूकता एवं राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने, क्योंकि इटली पर क्या है, इटली पर तो ये हो रहा था, इसके कारण क्या हुआ कि जर्मनी जो उसके बगल था यानी पड़ोसी था, कि क्या हुआ, यानी इसके कारण इटली में क्या हुआ, इटली में ही क्या हुआ, जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने, क्योंकि कारण क्या है कि जो भी आंदोलन क्या हो रहे थे इटली में, इटली को स्वतंत्र बनाने के लिए, वो सारे आंदोलनों पर क्या है किसी न किसी देश द्वारा क्या है रोक लगाया जा रहा था। तो क्या हुआ कि जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को क्या है ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर क्या है दबा दिया। परंतु क्या है कि जर्मन में जैसे ही क्या है इसका विरोध होने लगा, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा उस समय के जो क्या थे पावरफुल राज्य थे, उन्होंने देश थे, उन्होंने क्या किया कि जर्मन में यह सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उसको क्या किया, उन सबों ने दबा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या है नेपोलियन जो बोनापार्ट की किस तरह सहायक हो। यानी यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैल रहा था तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का क्या है किस तरह सहायक हो, यानी किस तरह योगदान था उसको, उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर क्या किया, अधिकार किया, तो उसने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। यानी उसमें हमको पता है कि जो इटली में था बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे राज्य बने हुए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बार बार आक्रमण के कारण क्या हुआ कि सारे जो छोटे देश थे जो अलग अलग थे उनका क्या एकीकरण हो गया। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फरारा, बोलोना तथा मेडोना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। यानी 3, 4, 5 राज्य जो छोटे छोटे थे उनको मिलाकर क्या किया, उसने एक राज्य बना दिया। इसे क्या है ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया। यानी ये जो चारों राज्य थे किनको किनको, रिगाओ, फोरारा, ठीक है, बोलोना और मेडोना, इनको मिलाकर एक छोटा सा गणराज्य बना दिया गया जिसका नाम रखा गया ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या है नेपोलियन बोनापार्ट सहायक हुआ। आप चाहे तो इसके बाद लिख सकते हैं कि इस तरह क्या है कि राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट
सहायक हुआ। आप अपने उत्तर को इन्हेंस करें ताकि जो बोर्ड एग्जाम्स में जो आपकी कॉपी चेक करे वो क्या है कि आपके उत्तर से क्या हो, संतुष्ट हो। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे राइटिंग में लिखें ताकि आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो ये था हमारा अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रश्न है कि गैरीवाल्डो के कार्यों की चर्चा करें। तो ये जो प्रश्न है बउआ जी, ये VVI प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। गैरीवाल्डो की कार्यों की चर्चा। गैरीवाल्डो क्या था, तो हमको पता है कि गैरीवाल्डी जो था वो क्या था, एक नाविक था। तो चलिए इसका उत्तर हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि गैरीवाल्डी क्या था, पेशे से एक नाविक था। सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे तभी तो उसके कार्यों की चर्चा करेंगे। और मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है। मेजनी क्या था, यानी पेशे से एक नाविक था, मेजनी के क्या था, विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर उसने क्या किया, संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, ठीक है। गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती नाम से जाना जाए। कई बार प्रश्न आते हैं कि लाल कुर्ती नामक जो स्वयं सेवक संस्था थी उसकी स्थापना कितनी, तो बताइएगा गैरीवाल्डी ने। इसकी सहायता से क्या हुआ, 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को उसने क्या पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता क्या थी, ब्रूबो वंश के निरंकुश शासन से क्या थी, बिल्कुल तंग आ चुकी थी। इसके कारण क्या हुआ कि ये सारे जो लोग थे वो गैरीवाल्डी क्या हुए, समर्थक बन गए। गैरीवाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। यानी उसने क्या किया कि वहाँ जब उसको जीता तो उसने क्या किया कि विक्टर इमैनुअल क्या था, विक्टर इमैनुअल उस समय के क्या है, बहुत ही अच्छे लोग नेता थे और कहीं के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो उनके कहने पर ही क्या कि इन्होंने क्या कि अलग अलग जगहों पर आक्रमण किया, उसको जीता। जब उसने देखा क्या है कि विक्टर इमैनुअल क्या है, कुछ पावरफुल आदमी है, तो उसने क्या किया कि जो भी जीते हुए रियासत थी उसको क्या किया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया, वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा, ठीक है। बाद में क्या किया कि उसने काबूल उसके मान लीजिए गुरु थे के परामर्श पर क्या हुआ, उसने पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने क्या किया, अपने सारे जीते हुए राज्य इलाकों को क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। और जितने सारे जो राज्य छोटे छोटे थे उसको मिलाकर क्या है, उसको संयुक्त इटली कहा गया। क्या कहा गया, संयुक्त इटली। और उसने क्या किया कि विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का क्या बना दिया, राजा घोषित कर दिया। और सार्डिनिया जो उस समय का एक छोटा सा राज्य था, हमको अब इसके पिछले क्वेश्चन में सार्डिनिया का नाम आया था कि सार्डिनिया के राजा की हार हुई। और क्या है, सार्डिनिया का नाम बदलकर उसने क्या इटली राज्य कर दिया। तो ये थे कुछ क्या है गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा। तो आप चाहें तो इसमें से क्या है कुछ चीज़ें काट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो लगे कि हाँ इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको 60 वर्ड में लिखना है। तो 60 वर्ड से आप क्या है कि कम से कम 100-110 वर्ड तक क्या लिखें, क्योंकि क्या है कि सिमतल्ला जैसे स्कूल में भी क्या है यही सिखाया जाता है। अपना नवोदय नेत्रहाट के अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको ये ऐसा ही उत्तर क्या लिखाया जाता है। और ये जो उत्तर हम बता रहे हैं सिमतल्ला के जो वहाँ जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं वही उत्तर क्या हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है अब हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5, तो प्रश्न कहता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए क्या था, असंभव था, कैसे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना, ठीक है। प्रशा शक्तिशाली राज्य भी था। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था, ठीक है। कौन, विलियम प्रथम। सिंहासन पर बैठने ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। यानी क्या था कि विलियम प्रथम ने उसने सैन्य शक्ति, क्योंकि पहले सैनिक था, और उसने क्या था जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को क्या किया, अपना चांसलर नियुक्त किया, ठीक है। बिस्मार्क तो चाहता ही था। अतः क्या था, विलियम प्रथम के बिना क्या था, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क कुछ नहीं था। बिस्मार्क तो भाई एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, लेकिन विलियम जो प्रथम था वो क्या था, पहले एक सैनिक था, बाद में क्या है प्रशा का शासक बना। तो उस सैनिक था तो जानता था कि हमेशा क्या है अलग अलग देश एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं। इसके लिए क्या किया, उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और सभी राज्यों को यानी सभी देशों को एकता में बांधने के लिए उसने क्या किया, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और बिस्मार्क ने उसका साथ दिया। इसी कारण क्या है कि कहा जाता है कि विलियम प्रथम के बगैर क्या था, बिस्मार्क का क्या है जो सपना था कि जर्मनी का एकीकरण वो क्या था, असंभव
था। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय के 5 प्रश्नों का उत्तर। तो आइए अब हम लोग क्या है कि चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ही दें। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहता है लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप हमारे सहयोग से क्या है आपको क्या है सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के क्या योगदानों को लिखें, ठीक है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देखिए उत्तर भी काफ़ी अच्छा है इसका कि मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी का योगदान इटली के एकीकरण में क्या था, निम्नलिखित था, ठीक है। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में पूछता, तो मेजनी के बारे में लिखेंगे क्या कि मेजनी ने क्या है यंग इटली नामक संस्था का क्या गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास रखता था। यानी जो मेजनी था वो युवा शक्ति क्या है यानी विश्वास रखता था, चाहता था कि जो युवा के अगर हाथ में हम देश देंगे तो वो देश क्या है ज़्यादा विकसित होगा। कहता यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से क्या करना, मुक्त कर उसका क्या करना था, एकीकरण करना था। उसने क्या किया, जनता जनार्दन तथा इटली का नारा क्या किया, बुलंद किया। उसके इस कार्यों से युवाओं में क्या हुआ, एकता का सूत्रपात हो गया। यानी जो व्यक्ति क्या है कि हमेशा ऐसे कार्यों को कर रहा है जिससे क्या युवा को क्या आगे बढ़ने का मौका मिले, तो को जायज़ है कि जो युवाएं होंगी उसकी तरफ क्या आकर्षित होंगी। इसके कारण क्या हुआ, उसके इस कार्य से युवा में एकता का सूत्रपात हो गया। लोग सोचने लगे कि हाँ चलो मेनी अच्छा काम कर रहा है। और क्या हुआ, 2 वर्षों के भीतर ही यंग इटली के जो सदस्यों की संख्या थी वो क्या हो गया, 60,000 पहुंच गई। सोच के देखिए, इटली के एकीकरण में उसे क्या कहता है, पैगंबर कहा जाता था। तो ये थे मेजनी के कार्य। अब हम लोग क्या है कि काबूर और गैरिबाल्डी, याद रखिएगा कि काबूर और गैरिबाल्डी जो था वो अलग अलग कार्य नहीं कर रहा था। जो काबूर कहता था वही गैरिबाल्डी कार्य करता था। इसलिए हम काबूर और गैरिबाल्डी कार्यों को क्या है हम एक साथ लिखेंगे, न कि अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए इसका हमने उत्तर लिखा है, चलिए बहुत ही अच्छा उत्तर है कि गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी को इटली का क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नवयुवकों का क्या किया, संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने क्या किया, 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में काबूर, देखिए काबूर का जिक्र है ना, काबूर उसका गुरु था, ठीक है। काबूर के कहने पर सिसिली और पोप पर कब्जा किया। फिर उसने सभी जीते राज्यों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और इटली के राजा घोषित कर दिया, इटली का राजा घोषित कर दिया। पिडमोंट और सार्डिनिया का नाम बदल कर क्या किया, उसने इटली राज्य कर दिया। तो ये थे क्या, काबूर और गैरिबाल्डी कार्य। ऊपर हमने देखा मेजनी के कार्य। तो इतना लंबा उत्तर है, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट लगता है कि जो हमारे यूज के लायक नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं, काट कर बाकी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है शशांक स्टडी सर्कल, वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो वहाँ डाउनलोड करके आप क्या सकते हैं, अपना उत्तर क्या कर सकते हैं, लिख कर याद कर सकते हैं। और आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग क्या दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दीर्घ उत्तरीय का कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। अभी हमने पढ़ा था एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें क्या था कि विलियम प्रथम के बगैर क्या बिस्मार्क का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। क्यों, वैसा ही उसका क्या डिटेल से उत्तर लिखना, तो लिखेंगे कि 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। यानी जर्मनी में कितना भी क्रांति कर लो, संभव नहीं था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था। यानी कोई जो शक्तिशाली राज्य उसी के द्वारा हो सकता था। इस कार्य को पूरा करने के लिए बिस्मार्क ने जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना, ठीक है। इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। जनवरी 1830 में क्या हुआ कि विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना। उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। विलियम क्या था, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उस समय का जो एक पावरफुल राज्य था उसका विरोध कर रहा था। और जो इटली यानी जो लोग यहाँ के थे, यानी बिस्मार्क जो था उसकी जो सेनाएं थी, यानी प्रशा का शासक था विलियम, तो वहाँ की जो सैन्य शक्ति थी अभी ऑस्ट्रिया के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी, ठीक है। बिस्मार्क क्या था, जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को जानता था कि बगैर सेना की यह कार्य क्या असंभव है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। यानी जो भी व्यक्ति हैं आपको सैन्य सेवा में क्या है, कार्य करना ज़रूर है, जैसा कि आज इजराइल में है, ठीक है। बिस्मार्क ने अपनी नीति से क्या किया, प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया। और इस कारण जो प्रशा था ऑस्ट्रिया से किसी मायने में क्या हो कम, यानी अब जो है जो प्रशा था वो ऑस्ट्रिया से किसी मायने में क्या है, कम नहीं रहा।
तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता पाई। जो बिस्मार्क था उसने पहले डेनमार्क से युद्ध किया, डेनमार्क को जीता, फिर ऑस्ट्रिया को जीता, फिर फ्रांस को जीता, और ऐसे ऐसे युद्ध करते उसने क्या किया, जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी जो था पहले बहुत सारे खंडित यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इस कार्य को किसने पूरा किया, बिस्मार्क ने। किसकी सहायता से, तो विलियम प्रथम की सहायता से। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग क्या दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर करते हैं। चलिए, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय, तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा हमको लिखना पड़ेगी, आखिर है क्या, फिर उसके उदय की चर्चा करें। तो लिखा है, राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित, यानी आप जब भी कोई प्रश्न ऐसा पूछता तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखे, बाद में उसके कारणों क्या पॉइंट वाइज लिखे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या प्रश्न पे आ गए हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है, प्रभाव हम बाद में करेंगे। चलिए कारण की बात करें तो देखिए कारण हमने लिखा सबसे फर्स्ट, यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा पड़, यानी पुनर्जागरण के कारण क्या है कि जो यूरोप था उसमें क्या हुआ, कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा। और इससे क्या हुआ कि लोगों की दृष्टिकोण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसने क्या है, राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों क्या थे, ये पहला कारण था। पहला कारण कौन था, यूरोप में पुनर्जागरण। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप बना के लिखते हैं तो आपका उत्तर क्या है, काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होता है, और जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको भी क्या है, काफ़ी अच्छा लगता है, और ये उसको समझ में आता है कि बच्चा है वो पढ़ने वाला है। ठीक है, दूसरा कारण था फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति क्या थी, उसके बारे में लिखा है कि इसने क्या है, राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसने अखबारों, सड़कों एवं सर्वसाधारण लोगों की वस्तु बना दी। यानी पहले क्या था कि जब राजनीति जो चल रही होती थी उसको पब्लिक के बीच लाया नहीं जाता था, वैसे वर्गों के बीच था जो क्या था, सत्ता में थे या सत्ता के क्या है, अधीन थे। तो उसने क्या किया, फ्रांस की राजक्रांति में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें अखबार में आने लगी, सड़कों पर आने लगी, सभी लोगों के लिए क्या यह राजनीति उपलब्ध हो गई। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि नेपोलियन का आक्रमण। तीसरा कारण क्या, नेपोलियन के आक्रमण के कारण क्या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेपोलियन ने क्या किया, जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको क्या किया, वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान कर दी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी नेपोलियन के बार बार आक्रमण करने के कारण क्या है कि जो जर्मनी और इटली के राज्यों क्या हुआ, भौगोलिक परिधि खत्म हो गया। इससे क्या हुआ कि दोनों जो राज्य अलग अलग थे अब क्या हो गए कि नेपोलियन के बार बार आक्रमण से बचने के लिए क्या हुए, एकीकरण हो गया। अब इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव में हमने लिखा है क्या कि नेपोलियन के पतन के बाद क्या हुआ कि यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी वियना में क्या हुआ कि 1814 से यानी 1815 में एकत्रित हुई, जिसका उद्देश्य पुनः क्या था, उसी व्यवस्था को लागू करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने क्या किया, अस्त व्यस्त कर दिया था। तो इसको लिख सकते हैं प्रभाव। क्या हमको क्योंकि प्रभाव भी पूछता है ना, तो इसको लिख सकते हैं प्रभाव, यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या प्रभाव पड़ा उसको क्या है पूछा था। तो इसके उदय के तो ये तो कारण हो गए, और ऊपर जो इतना चीज़ हमने लिखा ये कारण था, नीचे वाला क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव तो यही पड़ा कि क्या हुआ कि जब नेपोलियन की विजय, यानी वहाँ पर जो क्या नेपोलियन की जैसे ही पतन हुआ तो यूरोप की जितनी सारी विजयी शक्तियाँ थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या उपस्थित हुई, और उन्होंने पुनः उसी व्यवस्था को लाना चाहा जिसको क्या नेपोलियन क्या अस्त व्यस्त कर दिया था। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या है दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है 5 प्रश्न हैं और पांचों क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्या करना, विवरण देना है। चलिए, तो जुलाई 1830 की क्रांति में क्या हुआ था, तो चार्ल्स दशम क्या था, एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, सबको पता है, जिसने क्या किया, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने क्या किया, अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीग्रेक को प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद भी क्या था, प्रतिक्रियावादी था,
था तो उसको प्रधानमंत्री भी वैसा चाहिए जो कि क्या उसको प्रतिक्रियावादी बनाए रखे। ठीक है, पॉलीग्रिक ने क्या किया कि लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता, जो कि जिसको अभी के समय में कह सकते हैं एनआरसी वगैरह जो चल रहा है, सीए, ठीक है, उसी टाइप का। तो पॉलीग्रिक ने क्या किया कि उसने क्या किया कि लुई 18वां जिसने समान नागरिक यानी उसमें क्या सभी नागरिक क्या समान है, वैसे नियम को क्या किया इसने हटा दिया और उसके जगह पर क्या है अभिजात शक्तिशाली अभिजात वर्ग की क्या की स्थापना कर दी। उससे क्या किया विशेषाधिकार दिया उसको, विशेषाधिकार यानी उसको क्या कुछ विशेष अधिकार दिए गए जो क्या है बाकी वर्गों को नहीं दिया गया। अब देखिए उसके बाद हमने लिखा है कि उसके इस कदम से क्या हुआ कि उदारवादियों में क्या चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। यानी जो भी उदारवादी थे उसने क्या किया, सोचा कि भाई क्या यह जो है यह जो पॉलीग्रिक का क्या षड्यंत्र। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने क्या किया, पॉलीग्रिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 24 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश लगा दिया। ठीक है, विरोध क्या किया, पेरिस में क्रांति की लहर, जैसे ही क्या 4 अध्यादेश लाए पेरिस में क्या हुआ क्रांति क्या हुई लहर दौड़ गई। और फ्रांस में क्या हुआ 28 जुलाई से क्या हुआ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही क्या है कि जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो लिख सकते हैं क्या जुलाई 1830 की क्रांति क्या है कि ऐसे लिख सकते हैं आप उत्तर कि चार्ल्स क्या हुआ दसम द्वारा क्या है कि क्या 4 अध्यादेशों की क्या हुआ विरुद्ध क्या हुआ कि फ्रांस में क्या हुआ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे क्या है हम जुलाई 1830 की क्या है क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही क्या हुआ चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी त्याग, जैसे ही क्या है ज़्यादा क्रांति बढ़ गई तो चार्ल्स दसम क्या हुआ फ्रांस की गद्दी को छोड़कर क्या इंग्लैंड चला गया और इस प्रकार फ्रांस में ब्रूबो वंश के शासन का क्या हुआ अंत हो गया। इस प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही ब्रूबो वंश का शासनकाल खत्म हुआ तब क्या हुआ ऑरलेंस वंश के लुई फिलिप को क्या हुआ सत्ता क्या है वापस प्राप्त हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रूबो वंश का अंतिम शासन कौन था तो ब्रूबो वंश का अंतिम शासक कौन था, चार्ल्स दसम। और आपसे ये पूछे कि ब्रूबो वंश के पश्चात क्या है फ्रांस की गद्दी किसे प्राप्त हुई, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि ब्रूबो वंश के पश्चात क्या है ऑरलेंस वंश के लुई फिलिप को क्या हुआ गद्दी प्राप्त हुई। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। आइए हम लोग क्या है लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दीर्घ उत्तरीय का है और इस चैप्टर का भी लास्ट वीडियो उसको हम लोग देखते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का क्या संक्षिप्त विवरण दे। ये इस चैप्टर का सबसे लॉन्ग उत्तर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका क्या लॉन्ग उत्तर भी है। कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देना। तो कहता है यूनान क्या था, तुर्की साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, फलतः क्या हुआ कि तुर्की शासन से स्वयं को अलग करना चाहता था। इसके लिए क्या हुआ आंदोलन चलाया जाने लगा। यूनान क्या था, सारी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का स्रोत था। ठीक है, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी क्या थी स्वतंत्रता सरकार के तटस्थता के बावजूद भी थे। यानी यूनान उस समय इतना ज़्यादा मतलब लोगों के लिए क्या प्रेरणा का स्रोत था कि जितने सारे अलग जो देश भी थे उसके नागरिक भी क्या चाहते थे कि सरकार के बावजूद भी क्या उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या है मांग करते थे। इंग्लैंड क्या हुआ, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन क्या यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए क्या यूनान में ही स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सुधार लीजिएगा, यूनान में ही क्या हुआ शहीद हो गया। उसने क्या किया यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ी है। इसके कारण क्या हो कि जैसे ही सोच लो कि एक इंग्लैंड का एक जो कवि था लॉर्ड बायरन आके यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया तो यूनान के जो लोग थे उनको भी अब लगने लगा कि नहीं, सोच के देखो जब कोई अंग्रेज आके हमारे राज्य हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना योगदान दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। इसके कारण क्या यूनानियों की स्वतंत्रता के यूनान में ही क्या हुआ संपूर्ण यूरोपीय वासियों में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। उधर रूस भी अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता कारण यूनान का स्वतंत्रता का पक्षधर बना बैठा था। यूनान में क्या हुआ स्थिति तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। ठीक है, 1821 में अलेक्जेंडर चिप सलोटी के नेतृत्व में क्या हुआ यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने क्या किया खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। एक का नहीं है ये पूर्ण विराम है। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच क्या हुआ एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में क्या करें मध्यस्थता करेंगे, यानी बीच में आएंगे और क्या दोनों के बीच क्या विवादों को सुलझाने का प्रयास
करेंगे। चलिए, इसके बाद हमने लिखा है कि 1827 में क्या हुआ कि लंदन में तुर्की के खिलाफ क्या है, यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया इंग्लैंड में। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तुर्की के खिलाफ क्या एकत्र हो गए। युद्ध में तुर्की पराजित हो गया, क्योंकि 3 देश एक तरफ है, एक देश अकेला है, तो जायज है कि तुर्की क्या पराजित हुआ। 1829 में क्या हुआ, एड्रियानोपल की संधि हुई, परंतु उसमें संधि में क्या हुआ कि फ्रांस को क्या है, तुर्की को क्या कुछ भाग मतलब कहा गया कि चलो इसमें क्या है, कुछ स्वतंत्रता इसको दी जाती है, परंतु यूनान क्या है, यूनान में राष्ट्रवादियों ने क्या किया, इस संधि को मानने से इनकार किया। उनका कहना था भाई एक काम करो, यूनान को अलग कर दो, यूनान क्या है अलग स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश बनेगा। इसके कारण क्या हुआ कि 1832 में यूनान को क्या स्वतंत्र कर दिया गया, और बवेरिया के शासक ओटो को क्या है कि वहाँ ओटो को क्या यूनान का राजा बना दिया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दीर्घ तरीका था उसका उत्तर। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इसमें क्या है, कहाँ दिक्कत हुई। और इसका जो PDF है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जाकर टेलीग्राम पर शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी क्या है आपको PDF देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।